हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज हम लोग अगेन बात करने वाले हैं सेकंड मॉडल पेपर की, जिसमें दो टॉपिक पर बात होगी, फिजिक्स और बायोलॉजी। और इस पेपर का जो कोड है अपना वो है 824 EK। और मेरे ख्याल से पिछली बार उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का पूछा गया पेपर है 2023 का। क्लियर हो गया ना? तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम लोग 50 नंबर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो 20 नंबर की केमिस्ट्री है उसको आप अलग से उसके वीडियो डलवा देंगे एक दूसरे सर है उनसे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो आपको याद हो अगर तो अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां? 6। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। एक बार सभी स्थितियों को पढ़ते हैं और आप थोड़ा इमेजिन करना, क्योंकि पढ़ तो आप चुके ही होंगे। यहाँ केवल हम आपका रिवीजन और आपको पेपर को क्रैक करने के तरीके बताएंगे। ठीक है, तो पहला होता है जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो इमेज है वो फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर। वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस होता है जब ऑब्जेक्ट हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो इमेज बनती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वास्तविक, उल्टा वस्तु से छोटे आकार का। तीसरा नंबर होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इमेज बनता है वास्तविक, उल्टा वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र के तल पर ही बन जाता है। फोर्थ नंबर होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो इसका जो इमेज बनता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है वास्तविक, उल्टा वस्तु से बड़े आकार का। पांचवा नंबर है जब वस्तु होती है फोकस पर। कहां होती है? फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, वास्तविक, उल्टा वस्तु से बहुत बड़े आकार का, मतलब सबसे लार्जेस्ट साइज। छठा केस होता है जब ऑब्जेक्ट रखा होता है फोकस और ध्रुव के बीच, तो इसका जो इमेज बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़े आकार का और दर्पण के पीछे बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन दे रखा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर बराबर इमेज बनता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज चला जाता है वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेगा, कह रहा है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता तो जनरली बच्चे याद करके चले जाते हैं, P बराबर 1/f और f की यूनिट क्या रहती है? मीटर। देन ये जो मात्रक आता है L का, मतलब सॉरी P का मतलब लेंस की क्षमता का, वो आता है डायोप्टर। क्या आता है? डायोप्टर। पर ऑप्शन में डायोप्टर है ही नहीं। अब सोचो क्या होगा, तो ऑप्शन सुनो एक बार। मीटर, मीटर नहीं हो सकता। अगला प्रति मीटर। क्या ये प्रति मीटर लिखा है? बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब यही आंसर है। क्लियर हो गया ना? तो याद करके डायोप्टर जाओ, ये नहीं कह रहे हैं, पर याद रखना अगर पेपर में डायोप्टर नहीं आया तो फिर किसे टिक करोगे? तो याद ना प्रति मीटर। क्लियर हो गया ना? ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है। ये कांच का प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है। कह रहा है व्हाइट रे इससे गुजरेगी। ठीक, व्हाइट रे। ठीक, W फॉर व्हाइट, R फॉर रे, मतलब किरण, श्वेत किरण गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। ये बात हम सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो वायलेट होता है, सबसे जो कम विचलित होता है वो रेड होता है। ठीक, अब क्या रहा है ये? सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? वायलेट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बैंगनी हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में बैंगनी मिले लगा दीजिए। अगला सुनो, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। ये टॉपिक स्टार बना हुआ मतलब हटा दिया गया है। हालांकि ये दोपहर के समय, रक्त तप्त जैसा नहीं, श्वेत जैसा। वो कब प्रतीत होता है? दोपहर के समय, एकदम जब परपेंडिकुलर सन होता है। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले निर्भर किस किस बात पर करता है ये चीज याद कर लो। तो याद होगा तुम्हें, प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध पदार्थ की जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि लोहा है, निकिल है, क्रोमियम है, सबके लिए अलग अलग प्रतिरोध होता है। क्लियर हो गया ना? चांदी है, सोना, सबके लिए अलग अलग होता है, तभी तो सभी के रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, इसलिए सब में करंट अलग अलग होती है। तो ऑप्शन सुन लो, चालक की लंबाई क्या इस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस पर भी डिपेंड करता है। अगला, चालक के पदार्थ की घनत्व इस पर भी डिपेंड करता है। तो लास्ट ऑप्शन दे रखा है चालक का आकार।
चालक के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है कब 4 कितने रेजिस्टेंस है 4 कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन करने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तुम्हें बताना है कि 4 रेजिस्टेंस है। चलो यहां लिख देते हैं R1 R2 R3 R4। तुम्हें इनको इस प्रकार जोड़ना है कि इनका आंसर न्यूनतम आना चाहिए। ये सवाल कह रहा है, यानी 4 रेजिस्टेंस है, बताना कि कौन से क्रम में जोड़े कि आंसर सबसे कम आना चाहिए। तो इनको जोड़ने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो श्रेणी क्रम, अगला समांतर क्रम। क्लियर हो गया ना? अगर श्रेणी क्रम में इनको जोड़ोगे तो इनका जो आंसर आएगा नेट वो आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये तो सबसे मैक्सिमम नंबर आ गया ना, सभी को ऐड करेंगे सबसे मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। यानी ये तो हो गया अधिकतम के लिए, ये किसके लिए हो गया? अधिकतम के लिए। यानी अगर आपको अधिकतम चाहिए हो तो कौन से क्रम में लगा दो? श्रेणी। समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। आपको इनको जब ऐड करेंगे तो जो r निकालेंगे तो ये सारे नंबर ऊपर चले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर इसका आएगा बाबू वो सबसे कम आ जाएगा, मतलब सबसे कम टर्म का आंसर आएगा न्यूनतम। कौन से क्रम में? समांतर। तो जिस ऑप्शन में लिखा हो कि सभी को समांतर क्रम में लगा दो, बस वही आंसर है। तो ऑप्शन सुनो, पहला ही दे रखा है सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो इसलिए ही करेक्ट आंसर है। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक विद्युत धारावाही चालक के कारण एक धारावाही चालक जिसमें हमने करंट मान लिया ये, ठीक है। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सभी जानते हैं, ऐसा ओर्स्टेड ने बोला था और ये बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव भी किया गया कि अगर किसी वायर में करंट है तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और पूछा ये जा रहा है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के नियम लिखो, या कौन सा नियम है। तो आपको बता दें इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के कई सारे नियम हैं। एक तो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, एक है स्क्रू पेच का नियम, याद होगा आपने दक्षिणावर्ती पेच का नियम शायद पढ़ा भी रखा होगा। तो इसके ऑप्शन सुन लो एक बार। कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा बहती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, उसे निकालने के लिए यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वो एक्चुअल में फोर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना? यानी अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी वजह से फील्ड का में जो फोर्स का डायरेक्शन है उसे फाइंड करने के लिए होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो वो भी करेक्ट नहीं है। अगला दे रखा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाथ को ऐसे फैलाते हैं और नियम का एक बार यहां पर अप्लाई भी करके दिखा देते हैं। अंगूठे को रखा जाता है करंट की दिशा में और अंगुलियां उस पॉइंट की तरफ रखी जाती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना होता है। सपोज मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो करंट ऊपर हो गया, पॉइंट अपना उधर है तो उंगलियां उधर फैला दीजिए। तो ये वाला सरफेस यानी हथेली के जो जिधर अंगुलियां करली होती है, अब उंगलियां पीछे तो मुड़ नहीं सकती, तो जिधर अंगुलियां मुड़ती बस वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। तो ध्यान से देखो, हमने हाथ को ऐसे रखा तो उंगलियां अंदर जा रही, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को फिजिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्रॉस लगाने का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर बात कर ले इस पॉइंट की तरफ तो करंट है ऊपर, करंट है ऊपर, पर पॉइंट इस बार ऐसे हो जाएगा तो उंगलियां ऐसे चलेंगी। इस बार मतलब जो करंट है वो बाहर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर है। कैसा है? बाहर। बाहर मैग्नेटिक फील्ड को डॉट डॉट लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें एक सर्कल से तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। बात समझ में आ गई ना सभी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है या तो होगा दक्षिणावर्ती पेच का नियम, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो फिर कौन सा हम ढूंढेंगे? दे रखा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। चौथा ऑप्शन दे रखा ओम का नियम, तो ओम का नियम यहाँ आना नहीं है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये थे 7 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के। चलिए आगे बात करते हैं। अब बायो के साथ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, है ना। बहुत छोटा पेपर है हाई स्कूल का, कोई टेंशन नहीं है। अब बायो के साथ ऑब्जेक्टिव देखते हैं ना, एक एक करके। पहला कह रहा है पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो आपने पढ़ा होगा जो पौधे हैं वो जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं, जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं
और जड़ों में उनके छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं जो एक्चुअल में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच जा करके वहां से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। अब तुम खुद सोचो, गुरुत्वाकर्षण नीचे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे काम करता है और जल को हमें पत्तियों तक भेजना आवश्यक हो जाता है क्योंकि पौधे की जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके भोजन बनाती हैं और सबने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जल आएगा कहां से? तो उस जल को पौधे जमीन द्वारा अवशोषित किए गए जल का यूज करते हैं। तो ऊपर तक फिर जाएगा कैसे? तो ऊपर तक ले जाने के लिए उनमें ऊतक पाया जाता है जिसको एक्चुअल में वो जटिल ऊतक है। जो अगर कक्षा 9 में ऊतक तुमने पढ़े हो तो जटिल ऊतक है, उसके दो टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है जड़ों द्वारा खींचे गए जल को पत्तियों तक ले जाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाइलम होगा। हिंदी में दारू बोल देते हैं, ठीक है। XYLEM मीनिंग है जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर है जल का वहन। यानी पौधों में जाइलम क्या काम करता है? जल को वहन करता है, यानी जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। ऐसा नहीं कि वो, चूंकि वो ऊतक है तो जाहिर सी बात है उसमें कोशिकाओं के ग्रुप चलते हैं ना, जैसे जाइलम मृदुतक हो गया, जाइलम वाहिनिकाएं हो गया, जाइलम वाहिकाएं हो गया, जाइलम कास्ट हो गया, जाइलम मृदुतक हो गया, उसमें कई सारे, जाइलम रेसे हो गया, 5 टाइप की कोशिकाएं काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नंबर के हिसाब से बोले तो 15 नंबर की। कह रहा आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो मेरे ख्याल से इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। खूब बच्चों ने रट रखा है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, है ना। अनुवांशिकी की जो रिसर्च की थी मेंडल, जो कि पादरी था एक, कौन से शहर का? तो आपको याद होगा ब्रून शहर, है ना। ऑस्ट्रिया देश है, वहां का एक शहर है जिसका नाम है ब्रून। वहां वो एक चर्च में पादरी था और वहीं पर उसने रहते हुए रिसर्च करी अनुवांशिकी पर, और इसके लिए उन्होंने जिस पौधे का चुनाव किया उसका नाम मटर था। और मटर क्यों चुना था ये बातें भी आपको पढ़ाई जाती हैं। कितने लक्षणों पर रिसर्च करी ये भी बात पढ़ी होगी आपने, जैसे कि 7 लक्षण पढ़े होंगे आपने। क्लियर हो गया ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मटर है। साथ में अगर आप परफेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं उद्यान मटर। कौन सा नाम? उद्यान मटर। और कई बार ये क्वेश्चन और टफ हो जाता है। वो कैसे? कि आपको 4 वैज्ञानिक नाम लिख देगा, है ना, फिर आप ढूंढिए कौन सा वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको वैज्ञानिक नाम के साथ आंसर आना चाहिए, है ना। तो उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। तो अगर अगली बार क्या आपका ये पूछ दे कि निम्न में से किस पर मेंडल ने प्रयोग किया और मटर वाली चर्चा ही ना करे, सारे ये वाले नाम लिख देगा, 4 ऐसे नाम लिखेगा, तो आप कौन सा ढूंढेंगे? पाइसम सटाइवा। नेक्स्ट, टमाटर, बैंगन, सरसों इसमें दे रखे हैं, तो मटर भी दे रखा है, तो मटर इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आप उसमें से ये ढूंढिए। चलो लिख देते हैं, अंडाशय पहला ऑप्शन दे रखा है, अगला गर्भाशय, अगला शुक्रवाहिका, नेक्स्ट डिंबवाहिनी। डिंबवाहिनी को अंडवाहिनी भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा कि इसमें से कौन मादा भाग नहीं है, तो ध्यान से देखो शुक्र वाले सारे नाम मेल से होते हैं, शुक्राणु, शुक्रवाहिनियां, है ना, शुक्रवाहिका है, तो ये सब कौन से पार्ट? मेल है। ये तीनों के तीनों फीमेल है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि पूछ तो यही रहा है ना कि इसमें से कौन फीमेल नहीं है। तो ये वाला भी फीमेल है क्योंकि फीमेल में ही अंडाशय पाए जाते हैं। पुरुषों में अंडाशय की तुलना में वृषण पाए जाते हैं। अंडाशय शरीर के अंदर होते हैं, किडनी के नीचे उदर गुहा में, जबकि ये होते हैं शरीर से बाहर, टांगों के बीच में। वृषण की बात कर रहे हैं। गर्भाशय केवल महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं पाया जाता। समझना है ना, क्योंकि ये वो संरचना है जिसमें गर्भावस्था में बच्चे का पालन होता है। डिंबवाहिनी, आप इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये वही नलिका है जिसमें निषेचन की क्रिया होती है, यानी जिसमें अंडाशय से निकल करके अंडाणु किसमें पहुंचता है? डिंबवाहिनी में, जहां एक्चुअल में वो शुक्राणु का वेट करता है। बात क्लियर हो गई ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सुपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो सुपोषी पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण। सुपोषी पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या क्या चाहिए? तो आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य का प्रकाश चाहिए। पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, हिंदी में पर्डाइरिम बोलते हैं, जिसके कई टाइप चलते हैं, क्लोरोफिल A, B, C। क्लियर हो गया नहीं? ये भी चाहिए। अगला, मृदा द्वारा अवशोषित जल, वो भी चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो वायुमंडल में CO2 है या जंतुओं द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी पौधे यूज करते हैं। तो ऑप्शन सुनो एक बार।
कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बिल्कुल चाहिए, क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल चाहिए। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इनमें सभी, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, मतलब सब कुछ चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 इस बार सिलेबस में नहीं क्योंकि जैव विकास से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। कह रहा समजात अंगों के उदाहरण क्या है। तो समजात अंगों का उदाहरण के पहले आप समजात अंग जान लीजिए क्या है। समजात और समरूप ये दो पहले टॉपिक आते थे, अब नहीं है। समजात अंग का मतलब होता है वे अंग जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हुई हो, मतलब वो उत्पत्ति में तो समान हो पर काम उनके अलग अलग हो। समरूप उनके ठीक उल्टा है। समरूप वाले में काम समान होते हैं, उत्पत्ति अलग अलग होती है। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर सवाल है समजात अंग। तो समजात अंग के आपको एग्जाम्पल याद दिला देते हैं, जैसे मनुष्य के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, घोड़ों के अग्रपाद, कुत्तों के अग्रपाद, बंदरों के अग्रपाद, ये सब समजात अंग के उदाहरण है। मतलब इनकी उत्पत्ति भ्रूणावस्था में सेम पैटर्न के साथ होती है। क्लियर हो गया ना। पर इन सभी के काम अलग अलग हैं। जैसे चमगादड़ की बात करें तो अपने पंखों का यूज करता है उड़ने में। मनुष्य अपने हाथों मतलब अग्रपाद, पैरों को बोलते हैं पश्चपाद, क्योंकि शुरुआत में कहते हैं सभी स्तनधारी चतुष्पादी गमन करते थे, पर धीरे धीरे अनुकूलन के कारण सब अलग अलग बिहेव करने लगे। जैसे पक्षियों ने अपने अग्रपाद उड़ने में मदद कर लिए, हम लोगों ने अग्रपाद वस्तुओं को पकड़ने में या सहारा लेने में, ये सब में यूज कर लिए है ना। क्योंकि अब हम लोग फ्लैट ना चल करके सीधा खड़े होकर के चलने लगे तो बहुत सारे शारीरिक चेंज भी आ गए। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। तो ये हमारे समजात अंग है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी अलैंगिक जनन के एक टाइप होता है जिसको मुकुलन या बडिंग बोलते हैं। बडिंग का बहुत सिंपल मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है और ये सिंपली मान लेते हैं सीधा सीधा जो इसका आंसर वही है। ये मान लेते हैं यीस्ट की कोशिका है। किसकी कोशिका है? यीस्ट की। अनुकूलन का जब टाइम आएगा, यानी अनुकूल टाइम आएगा इनके जनन वाला, तो इनके क्या होगा कि यहाँ पर छोटा सा उभार निकलेगा, यानी इसकी हेड पर एक छोटा सा उभार निकलेगा और ये उभार ही ग्रोथ करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये उभार इस मात्र कोशिका से अलग हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और ये अलग होकर के नई संतान को जन्म दे देगा। मतलब ये तो इस क्रिया को ये कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। और ये जो छोटा सा उभार निकला है इसी को हिंदी में कहते हैं बड, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बड और हिंदी में कहते हैं मुकुल। इंग्लिश में कहते हैं बड और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मुकुल। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मुकुलन, जिससे बनेगी क्या? नई संतान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यीस्ट होगा, जो कि एक प्रकार का कवक है, खमीर है। तो ऑप्शन सुनो, अमीबा में, यीस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यीस्ट में। क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं लास्ट, ये भी सिलेबस में नहीं है। क्या कह रहा है? प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रस्तुत किया? तो मेरे ख्याल से प्राकृतिक चयनवाद की जो थ्योरी है वो डार्विन की है। किसकी है? डार्विन की। बात क्लियर हो गई। तो ये रहे आपके सामने 14 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 7 फिजिक्स के, 7 बायोलॉजी के। अब बात कर लेते हैं 18 नंबर रिटर्न फिजिक्स का, फिर बात करेंगे 18 नंबर रिटर्न बायोलॉजी का। तो 25-25 हो जाएगा, 50 नंबर हो जाएगा। यानी अब तक जो हमने पेपर सॉल्व किया वो 14 नंबर का था, मतलब 14 नंबर का। पहला क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का है। ठीक, न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है एक बार सुनते हैं। बहुत बड़ा लिखा है पर कैलकुलेशन और वो ज्यादा कुछ नहीं है। क्या क्या कह रहा है? एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। तो पहले अगर दर्पण का नाम ना भी दे रखा होता तो भी ये चीज तुम्हें समझनी है कि हमें दर्पण का नाम पता है। आपको याद होगा ऑटोमोबाइल में जो पीछे का रियर व्यू देखने के लिए जो शीशा लगाया जाता है वो एक्चुअल में मुंह देखने के लिए नहीं है, वो पीछे का व्यू देखने के लिए, साइड चेक करने के लिए। बात क्लियर हो गई। ठीक, आगे क्या कह रहा है? बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है। यानी जो तुम बाइक लेकर जा रहे हो उसमें 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा और पीछे एक ऑब्जेक्ट है, बाइक है, कुछ भी है, वो 4 मीटर दूरी पर है। ठीक, आगे कह रहा है गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा। आगे कह रहा है किरण आरेख भी बना दीजिए। तो चलो एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। पहले जो शीशा का वक्रता त्रिज्या दे रखी वो 2 मीटर है, तो जो फोकस होगा वो इसका आधा हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 मीटर। और हम इसे प्लस ही लिखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये अवतल होता तो हम इसे माइनस लिख लेते। और किसी समय का, यहां देखो इस लाइट के न्यूमेरिकल में टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो u बराबर 4 मीटर दे रखा है, मतलब किसी समय एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसे लिखते हैं? माइनस साइन के साथ। आपको बताना है कि v की वैल्यू क्या है ना। v की वैल्यू बताओ, साथ में इसका डायग्राम भी बनाओ। तो चलो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं यार, है ना।
तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाते कैसे हैं? कुछ ऐसे, जिसमें धंसे तल पर पॉलिश करते हैं और उभरे तल से परावर्तन होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये इसका पॉइंट P है और यहाँ इसका कहीं F होगा और यहाँ कहीं C होगा, है ना। इसमें दूसरी तरफ होता है और इसमें परावर्तक तल के विपरीत होता है और अवतल दर्पण में परावर्तक तल की दिशा में होता है। ठीक, तो यहाँ कहीं पर F है, यहाँ कहीं पर C होगा। तो हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ये दूरी है 1 मीटर और ऑब्जेक्ट है अपना 4 मीटर पे। ठीक, और तुम्हें याद होगा उत्तल दर्पण में कोई केवल 2 ही केस पॉसिबल होते हैं, एक अनंत के लिए और दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी। तो ये कंडीशन है ध्रुव और अनंत के बीच कहीं की भी। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक, और जिसकी ध्रुव से, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ये वैल्यू है 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। ठीक, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। बस रूल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर आपको याद हो तो वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो या तो फोकस से होकर जाती है या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती। प्रतीत क्यों होगी? ध्यान से देखो। मान लो अगर यहां पर आंख लगा देते हैं तो अब यहां से अगर तुम देखोगे तो क्या तुम्हें लगेगा किरण ऐसे 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 गई? नहीं, तुम्हें लगेगा किरण कहीं पीछे से आ रही है। क्या समझ पाए इस चीज को? यानी अगर आप अपनी आंख यहां लगा कर देखें तो आपको ये वाली किरण यहां से आती नजर आएगी और जहां से आती नजर आ रही बाबू उसी का नाम है फोकस। क्या नाम है? फोकस। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, एक किरण तो हमने ये बना ली, पर कम से कम मुझे 2 किरण चाहिए इमेज के लिए, ताकि वो कहीं काटे या तो काटती हुई प्रतीत हो। तो एक तो फोकस से ले गए, अगली को हम ले चलते हैं वक्रता केंद्र से। तो फोकस के दोगुने पर ही तो वक्रता केंद्र होगा यार, तो वक्रता केंद्र इसका यहां कहीं होगा, तो हम इसको ले चलते हैं ऐसे। ठीक, और वक्रता केंद्र पर जाने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी, तो कुछ ऐसे। ठीक है, सीधा बनने में पता नहीं क्या अर्ज है। ठीक है, मान लो बन गई। ठीक, और इसको ले चलते हैं पीछे। ये पॉइंट C है, तो क्या ये यहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है? बिल्कुल। तो यहां पर एक इमेज लंब डाल लीजिए, यही अपना प्रतिबिंब है। क्लियर हो गया ना ये? अब बहुत कॉमन सेंस वाली बात, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी सॉल्व में कितनी है? 1 मीटर। मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर। प्रतिबिंब अपना ये बना है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 1 मीटर से भी कम आएगा। देखो, अगर आपको डायग्राम बनाने आते हैं तो आप इमेज का अप्रॉक्स आंसर बता सकते हो। जैसे हमने यहां पर आराम से बता दिया, इसका जो भी आंसर आएगा, यानी ये वाला जो V आएगा, ये वाला, ये यही तो V है, ये वैल्यू तो U है, ये वैल्यू F है, ये वाली वैल्यू V है। तो V का जो उत्तर होगा वो 1 मीटर से कम आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। अब याद करो, दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मुझे V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताओ क्या लिखेंगे? 1/f माइनस का 1/u। कोई दिक्कत तो नहीं? बस इसी में वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर। तो 1/v बराबर 1/f। f की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव रहेगी क्योंकि उत्तल दर्पण है। ये माइनस है और ये वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये 4 एलसीएम ले लिया हमने, तो 1 का भाग 4 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब ये 5/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू थी 1/v के, पर मुझे तो हमेशा के लिए सॉल्व करना है v। तो बताओ क्या लिखेंगे? तो v की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो 0.8 मीटर। पहले हमने बोला था 1 से कम आएगा, तो आंसर 1 से कम है। कोई कष्ट तो नहीं? बहुत अच्छे। ये डायग्राम और इसके नंबर कितने हैं? 4 से हटाते हैं, अगले बात कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति। अच्छा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो एक बात कंफर्म है। क्या कंफर्म है वो सुन लेते हैं पहले। एक इंसान है, अपने को मान लो या हम अपने को मान लेते हैं, कौन से दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से।
अच्छा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मतलब निकट का सब कुछ अच्छा देख पाता है, दूर का ये अच्छा देख नहीं पाता है। अच्छा, दूर का अच्छा नहीं देख पाता है, इसके लिए इसके चश्मे में कौन सा लेंस लग जाएगा? अवतल। कौन सा लग जाएगा? तो अगर लेंस इस सवाल में पूछेगा तो हमें कंफर्म हो गया कि लेंस कौन सा चाहिए, अवतल। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं क्या रहा है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर दूरी तक देख सकता है। जितनी दूरी देख सकता है वो उसका प्रतिबिंब का रेजोल्यूशन हो गया, v की वैल्यू 100 मीटर। बस याद रखना है कि लाइट वाले चैप्टर में जो दोष वाले में न्यूमेरिकल लगाएंगे वो सारी वैल्यू निगेटिव रखी जाती है, चाहे वो v हो चाहे वो u हो। ठीक है, f तो निकलता है प्लस माइनस, माइनस निकलेगा तो अवतल, प्लस निकलेगा तो उत्तल। ठीक, v की वैल्यू -100 मीटर। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में निकट तक तो देख पाता है, इसका दूर बिंदु 100 मीटर हो गया, पर ये मैक्सिमम देखना इसको कितना, इन्फिनिटी तक। तो इसमें u की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, जो कि माइनस अनंत लिखी जाएगी। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति, तो अनंत दूरी देखना है इसको, किस प्रकृति और किस फोकस दूरी का, यानी किस फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी ही फाइंड करनी है। प्रकृति का मतलब यही कि नाम उसका क्या है, तो नाम अभी कंफर्म कर दिया हमने अवतल। तो अब उत्तर भी देख लेते हैं, अगर ये माइनस आ गया तो कंफर्म है क्या अवतल, प्लस आएगा तो उत्तल, तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एफ फाइंड करना है। ठीक, के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो चलो देखते हैं इसका। लेंस के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो फार्मूला तो इस बार डायरेक्ट है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको, है। तो चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू बोलो कितनी है, माइनस की 100 है, माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये इन्फिनिटी। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जब किसी नंबर को 0 से भाग किया जाता है तो आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। इसका मतलब अगर 1/इनफाइनाइट ले लोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बोलो फिर क्या लिखें, 1/f बराबर माइनस का 1/100 आ जाएगा। तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं यार, f बराबर, क्यों इतना बवाल करोगे। चलो लिख देते हैं। अच्छा, माइनस का 1/100, पर मुझे तो f निकालना है, तो f बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का 100, और ये सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ लेंस का नाम क्या रखें, अवतल। लेंस का नाम अवतल, क्योंकि निगेटिव आ गया है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। ये भी 4 नंबर में, तो 4 नंबर वो न्यूमेरिकल था, 4 नंबर में ये न्यूमेरिकल, तो कितने नंबर हो गए इसके, 8। अब बचे 10 नंबर, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आएगा 4 नंबर में और एक आएगा 6 नंबर में। इसमें जो 6 नंबर में दे रखा है वो चीजें इस बार के बोर्ड में हटा दी गई है ना। तो इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे केवल। कह रहा ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या करो, साथ में इसके संबंधित वैद्युत परिपथ बनाकर यह भी ज्ञात कीजिए, संबंधित वैद्युत परिपथ भी बनाइए, और यह भी बताइए कि कुल वैद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पूरी डिपेंडेंसी यानी पूरे नंबर इसके 4 है, और ये वर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये 4 नंबर अचीव करता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ओम का नियम है। ओम नियम है ना। तो ओम नियम आप सबने पढ़ा होगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, आयतन वगैरह को कांस्टेंट रखा जाए तो उसके सिरों पर जो लगाया गया वोल्टेज होता है या वोल्टेज डिफरेंस होता है और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक होता है। मतलब जो V/I होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसी को प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। V/I बराबर नियतांक, और इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं VI नियतांक R, और ये R एक्चुअल में क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इसको और सही से लिखने के लिए वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, R बराबर V/I वोल्ट बटे एम्पियर, या इसी को ओम बोल लेते हैं। इसके लिए एक सिंबल भी यूज करते हैं, ये वाला, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। इस सिंबल का नाम ओमेगा है और ये ओम को रिप्रेजेंट करता है। कोई कष्ट तो नहीं, बहुत बढ़िया। वोल्ट बटे एम्पियर भी आप कह सकते हैं। ये रहा ओम का नियम, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, आयतन वगैरह को अगर स्थिर रखा जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। बस यही ओम्स का लॉ है। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि इसकी व्याख्या तो हो गई, संबंधित वैद्युत परिपथ बना दीजिए। तो चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं। तो आपको बता देते हैं ओम नियम केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, ये सभी सर्किट में काम नहीं करता है, और जिन सर्किटों में ये काम करता है उन्हें ओमीय सर्किट बोलते हैं। कौन से सर्किट, ओमीय सर्किट, या कभी कभी लीनियर सर्किट भी बोला जाता है, क्योंकि ओमीय सर्किट में जो ग्राफ प्राप्त होता है वो लीनियर प्राप्त होता है, इसलिए उसको लीनियर सर्किट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं सर्किट कैसे बनाना है।
तो सर्किट बनाने के लिए आप एक बैटरी लगा लीजिए, ये माइनस और ये प्लस, और यहां पर एक कुंजी लगा लीजिए, स्विच लगा लीजिए। यहां पर एक अमीटर लगा लीजिए जो कि करंट की रीडिंग पढ़ ले। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए और इस रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो एक धारा नियंत्रक के साथ कर दीजिए। धारा नियंत्रक को लिखने के लिए RH का इस्तेमाल करते हैं, और धारा नियंत्रक का मतलब होता है कि धारा के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, यहां से तो हम करंट रीडिंग कर लेंगे, पर हमें वोल्टेज भी तो रीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वोल्टेज और करंट के रेशियो को ही तो हम ओम्स लॉ बोलते हैं, है ना। इसका मतलब मुझे वोल्टेज भी रीडिंग करनी पड़ेगी। तो वोल्टेज रीडिंग करने के लिए वोल्टमीटर लगा लीजिए, और उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी डायग्राम बनाने में, ठीक है। यहां से सप्लाई मान ली हमने वोल्ट लगाई हुई है E, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अच्छा, जब RH धारा नियंत्रक लगाना क्यों जरूरी है? अब हम किसी एक वैल्यू के लिए, जैसे मान लो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पे इसकी रीडिंग दिखाते हैं। ये मान लेते हैं x अक्ष और ये मान लेते हैं y अक्ष। ये वाली रीडिंग मान लेते हैं वोल्टेज के लिए है, और ये वाली लाइन I की रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। तो एक हम वैल्यू लेते चलते हैं साथ में, ताकि आप एक आंकड़े के साथ चलें। बस इतने काफी है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर धारा की को ऐसे सेट किया कि ये वैल्यू आ गई मान लो 0.5 एम्पियर। कितनी आ गई? 0.5 एम्पियर। और इस करंट पर यहां का वोल्टेज मान लेते हैं 2 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज की लाइन है, और इस वोल्ट पर यहां करंट मान लेते हैं। करंट की जो रीडिंग आएगी वो 0.5 एम्पियर आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब अगर मान लो हम यहां का वोल्टेज कर देते हैं 4 वोल्ट, यानी धारा नियंत्रक को सेट करते हैं 4 वोल्ट के साथ, यानी वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई 4 वोल्ट। तो 2 वोल्ट पर अगर ये 0.5 एम्पियर की रीडिंग कर रहा था, तो जाहिर सी बात है अगर हम वोल्टेज को कर देंगे 4 वोल्ट, तो फिर यहाँ का जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। ये तो बस सरल बात आपको बता रहे हैं, यानी इनका जो अनुपात है वो हमेशा नियत रहेगा। अब मान लो जैसे हम यहाँ पे कर दे 6 वोल्ट, कितना कर दे? 6 वोल्ट, तो फिर ये बताओ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1.5 एम्पियर। सेम वैसे ही जैसे मान लो ये कर दे 8 वोल्ट, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। क्या सभी जगह पर रेशियो फिक्स है? बिल्कुल। तो ऐसे में जो ग्राफ प्राप्त होगा वो लीनियर प्राप्त होगा, यानी इन दोनों के लिए ये वाला, इन दोनों के लिए ये वाला पॉइंट कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए ये वाला पॉइंट, ऐसे ही ये सब। क्या मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये वाली जो रेखा प्राप्त होगी सीधी, वो R के लिए है, जो रिप्रेजेंट करेगी R बराबर V/I को, और ये जो ग्राफ बनकर तैयार हुआ वो लीनियर है, रेखीय ग्राफ है। बात समझ में आ गई सभी को? बहुत अच्छे। मतलब ओम्स लॉ केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, और इसमें जो ग्राफ बनकर तैयार होता है वो लीनियर होता है। बात क्लियर हो गई ना? अब पढ़ते हैं इसकी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी 2-4 बातों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी? एक तो उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। थर्ड पॉइंट है, अब इसमें फार्मूला तो है नहीं कोई, थ्योरिकल है, वो सुन लीजिए। R पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ पर। R ताप पर भी डिपेंड करता है। किसी चालक का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। पदार्थ पर डिपेंड करने का मतलब जैसे लोहे का रेजिस्टेंस अलग होगा, निकिल क्रोमियम सबका अलग अलग, चांदी सोना सबका अलग अलग, तो सभी के रेजिस्टेंस पदार्थ पर भी डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया ना? ये यहाँ का मतलब है अगर 1 मीटर तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो 10 मीटर का 10 ओम हो जाएगा, मतलब लंबाई बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यहाँ का मतलब ये है पतला तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटा तार है तो रेजिस्टेंस कम होगा। बस ये डिपेंडेंसी है। बात समझ में आई सभी को? अब बात कर, ये तो 4 नंबर में था, ये वर्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर अचीव करता है। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि है ही नहीं, पर हम क्वेश्चन पढ़ जरूर देंगे ताकि आप समझ सको कि क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत। तो अगर हम पहला मॉडल पेपर आपने देखा है तो हमने आपको बताया भी था, डायनमो हट गया है, चाहे वो एसी डायनमो, चाहे डीसी डायनमो हो, चाहे वेरिएबल डायनमो हो और चाहे मोटर हो, ये सब हट चुका है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये भी पूरी तरह से हट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत, जो कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्योंकि ये डायनमो का रिवर्स है। ठीक है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो ये पहले आता था 6 नंबर में, अब है ही नहीं तो आएगा नहीं। इसका अथवा सुन लो, विद्युत धारा जनित्र की का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए, इसकी रचना क्रियाविधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ये भी हटा दिया गया, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिजिक्स का बस इतना ही आएगा, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है ही नहीं इस बार। ठीक है, और इस वाले मॉडल पेपर में जो बायो का सेक्शन है उसमें डायग्रामल ज्यादा है ना, मतलब डायग्राम ज्यादा आ गए हैं। तो चलो एक एक करके जल्दी से बनाते हैं, थोड़े कम अच्छे बने तो भी मान ही लेना भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के नियम क्या है ना। तो मेंडल के आपने सबने 3 नियम पढ़े होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है 8, इसी सेट का है। तो जिस सेट को सॉल्व करेंगे तो फिजिक्स और बायो उसमें का ही पढ़ेंगे, इतना याद रखना। ठीक है, मेंडल नियम तो आपने पढ़े होंगे, मेंडल के 3 नियम है, और चूंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में है तो आपको नियम ही नियम तीनों लिख देने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, और दूसरे नियम का नाम है पृथक्करण नियम, या आप इसको युग्मक की शुद्धता का नियम भी बोल सकते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलो इन तीनों नियमों को डायग्राम से भी बता देते हैं। इस वाले का तो खैर डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म का चेकर बोर्ड है, इसमें जिसका फिनोटाइप 9:3:3:1 रहता है। पर इन दोनों को समझा देते हैं क्योंकि एक गुण संकरण से दोनों आ जाते हैं। तो चलो अगर हम बात कर लें एक एक्सपेरिमेंट की, अगर हम ये कहें कि कोई चाहे तने की ऊंचाई के लिए ले लो, चाहे पुष्प के रंग के लिए ले लो, तो मान लो हम पुष्प के रंग के लिए लेते हैं। ठंड आजकल बहुत है, वाष्प निकल रही मुंह से। आपको याद होगा तो पुष्प के रंग के लिए जो प्रबल लक्षण होता है वो लाल, और इसके लिए सफेद। रेड के लिए जो हम जीन मानते हैं वो कैपिटल आर, स्मॉल आर सफेद के लिए है ना। क्रॉस कर लेते हैं तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। इस वाली पीढ़ी को नाम देते हैं पी, और इस वाले पीढ़ी को बोलते हैं F1, फर्स्ट जनरेशन है ना। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में जो संतानें बनी हैं वो बाय रिजल्ट ऐसे पुष्प वाली है जिनके पुष्प कैसे रंग के हैं, लाल रंग के। पर इनका जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किया गया, मतलब इनको एनालिसिस किया गया इनकी नेचर को, तो पता चला ये हाइब्रिड थी। हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि इसमें दिखने में तो ये लक्षण लाल है, मतलब ये पुष्प लाल है, पर इसमें स्मॉल आर होने की वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन में अपने लक्षण भी दिखा सकते हैं। इसलिए ऐसी संतानों के लिए नाम क्या रखा जाता है, संकर। ये कोई नाम नहीं है संकर लाल। संकर वर्ड का मतलब है कि इसमें दूसरे जनक के भी लक्षण मौजूद हैं, यानी इस वाले जनक के भी लक्षण मौजूद हैं, पर ये शो ऑफ कौन सा लक्षण हो रहा है, प्रबल वाला। अब चूंकि प्रबल लक्षण शो हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर मेंडल ने यहां गलती कर दी। गलती ये कर दी कि मेंडल ने ये रूल सभी जगह अप्लाई करने के लिए बता दिया कि ये रूल हर जगह लागू होता है, पर ये रूल हर जगह लागू नहीं होता। इसके तुमने कुछ अपवाद भी पढ़ रखे होंगे, जैसे तुमने पढ़ा होगा कार्ल कोरेंस लॉ है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसमें ये नियम लागू नहीं होता है। उसमें जो लाल और सफेद वाले संतानों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है गुलाबास के पौधे पर, तो जो F1 पीढ़ी में संतानें बनती थी वो गुलाबी रंग की बनती है। बात क्लियर होगी ना। तो मतलब ये रूल हर जगह लागू नहीं होता है। ये कहानी है पहले रूल की। अब इसी की अगर हम अगली पीढ़ी बनाते हैं तो हम कौन सा नियम को प्राप्त कर लेंगे, पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। तो अब ध्यान से पहले इसी चीज को समझ लो। कैपिटल वाला जो अक्षर है वो प्रबल युग्मक है,
स्मॉल वाला जो आर है वो अप्रबल युग्मक है, तो यहां पर सो कौन सा हो रहा है, यहां प्रबल युग्मक सो हो रहा है, तो इसकी जो संतानें होनी चाहिए उसमें भी प्रबल वाले ही युग्मक सो होने चाहिए। पर रिजल्ट में क्या आता है वो हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं। तो हम इन्हीं के बीच क्रॉस कराने वाले हैं ना, यानी इन्हीं बीजों को हम दोबारा बोने वाले हैं खेत में। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा वो देखते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये इसकी F2 जनरेशन है। एक सीरीज को फीमेल मान लेते हैं, एक सीरीज को मेल मान लेते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब क्रॉस कर लें आर का आर के साथ, तो दो कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां बोलूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जनरेशन है F2 है ना। कौन सी जनरेशन, F2। F2 जनरेशन को अगर तुम बहुत ध्यान से रीड करो तो ध्यान से देखोगे तो ये वाली संतान रेड तो है ही, पर ये कंप्लीट रेड है, मतलब इसमें कोई अप्रबल जीन उपलब्ध नहीं है। जबकि इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये रेड तो ये भी है, पर इसमें अप्रबल वाला जीन उपलब्ध है। और इस वाले को ध्यान से देखो तो पूरी तरह से अप्रबल जीन वाला है, सफेद है। मतलब इन वाले युग्मकों ने अपनी प्रेजेंस यहां पर नहीं दिखाई है बल्कि अगली पीढ़ी में दिखाई है। मतलब ये वाला युग्मक इस प्रबल युग्मक के साथ जितने टाइम के लिए रहे अपने लक्षण कभी ना किसी ना किसी पीढ़ी में जरूर दिखाता है। इसी को बोलते हैं अलग होने का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रतिसम्मिश्रण का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, कई सारे इसके नाम हैं। तो चलो इसका फिनोटाइप मार्क कर देते हैं। फिनोटाइप मतलब दिखने वाले लक्षण, और दिखने वाले लक्षण ध्यान से देखो तो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। तो आंखों से देखने पर ये तीनों रेड ही रेड दिख रहे हैं, है ना। तो ये तीन एक जैसे हैं और ये वाला सफेद है, तो मतलब 3:1। अब बात कर लेते हैं अगर इसके जीनोटाइप की। जीनोटाइप बोलूं, इसका जीन सबसे अलग है, मतलब इसके जीन किसी के से मैच नहीं कर रहे हैं। तो 1:2, ये दोनों एक जैसे हैं 1, ये सबसे अलग है। कौन सा नियम हो गया, पृथक्करण का नियम। अब बारी कौन सा है, स्वतंत्र विवहन का नियम। जो स्वतंत्र विवहन का नियम है वो अब यहां पर क्रॉस मत करवाइए क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वो लंबा चेकर बोर्ड होता है। तो अगर वो किसी अगले मॉडल पेपर में वो आता है तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। और वो कौन से संकरण से आता है, द्विगुण संकरण प्रयोग से। द्विगुण संकरण में अगर सभी को फिनोटाइप याद हो तो 9:3:1, और इसका जीनोटाइप भी लिखा जाता है, पर वो हाई स्कूल की क्लास में आता ही नहीं है, पर फिर भी क्लास में टीचर आपको जरूर लिखवा देता है, टीचर मैडम जो भी है आपके। तो 9:3:1 जीनोटाइप। अब चेकर बोर्ड बनाने पे डिपेंड करता है कि बनाया कैसे गया है, ठीक है ना। तो 122, 412, 121 करके आता है, ठीक है। सब में एक अंक के बाद अनुपात लगाया जाता है। तो फिनोटाइप इसका आता है 9:3:1। इसमें होता क्या है, ये वाली जो संतानें बनती हैं ये एक्चुअल में पूरी तरह से डिफरेंट हो जाती हैं, मतलब नए प्रकार की संतानें बन जाती हैं। यानी कोई भी जीन किसी की भी जीन के साथ मिलने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसीलिए इस नियम का नाम क्या रखा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो कौन से संकरण से प्रयोग होता है या प्रस्तुत होता है, द्विगुण संकरण से। ये वाले दोनों के दोनों नियम एक गुण संकरण से प्रूफ होते हैं, पर अप्लाई यहां पर भी होते हैं, मतलब ये वाली चीजें यहां पर भी प्रूफ हो जाती है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। कुल मिलाके आवृत्त बीजी पौधे या पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है, और इस कहानी के आपको नंबर मिलते हैं 4, ठीक है ना। तो चलिए इसे रेस करते हैं, थोड़ा जल्दी से बनाते हैं क्योंकि आगे के जो 2 क्वेश्चन पूछे गए वो वाले भी डायग्राम ही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है पुष्पी पौधों में निषेचन। एक डायग्राम हम आपको फॉर्मल बना के दिखाते हैं आपके क्लास में चलते हुए, यानी आपके ही सामने, और एक इमेज आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ बनाते हैं पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन। तो इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको परागण पे ध्यान देना चाहिए। तो परागण आपको याद हो अगर,
ठीक है, ये हमने बना दिया, जिसमें ये मेल पार्ट है और ये वाला फीमेल पार्ट है। इस वाले को कहते हैं पुमंग, और ये वाला जो आप पूरा भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। इस कंप्लीट का नाम जायांग है, इतना याद रखना। और पुमंग भी इस कंप्लीट का ही नाम है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। कोई एक यूनिट का इसमें पुमंग नाम नहीं है। अब अगर बात करें इन सभी के हिस्सों के भी अपने नाम होते हैं, जैसे ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका, ये ओवरी है, अंडाशय जिसे बोलते हैं, ये परागकोश है, ये परागकोश में चूंकि दो भाग होते हैं तो ये यूजी यू तक बोल देते हैं, ये इसका पुतंत्र या फिलामेंट बोल देते हैं, ठीक है। इतनी कहानी। तो आपने परागण की घटना में पढ़ा होगा कि परागकोश वाला जो फूला हुआ भाग है इसको परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इस परागकोश के अंदर पाए जाते हैं पराग मातृकोशिका। क्या पाई जाती है? पराग मातृकोशिका, मतलब वे कोशिकाएं जो पराग बनाती है, मतलब लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इन पराग मातृकोशिका में एक विभाजन होता है जिसका नाम होता है अर्धसूत्री। क्या नाम होता है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन का बहुत सिंपल रूल ये है कि एक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो टोटल कोशिकाओं के नंबर कितने प्राप्त होते हैं? 4। और इसमें जो गुणसूत्रों के नंबर रहते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब मूल कोशिका में जितने भी गुणसूत्र होंगे उसके आधे गुणसूत्र बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें मटर का पौधा है, किसका पौधा है? मटर का। चूंकि हम पुष्पी पौधों की बात कर रहे हैं तो हम कोई द्विबीजपत्री या एकबीजपत्री पौधा ही चूज करेंगे। तो हमने सपोज करा है मटर का पौधा है, और मटर के पौधा में जो गुणसूत्रों के नंबर होते हैं वो 14 होते हैं, 14 होते हैं। तो अगर पराग मात्र कोशिका जो होगी तो जाहिर सी बात है उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 14। पर इस 14 गुणसूत्र में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो परागकण बनेंगे उन परागकणों में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 7। इस n का क्या मतलब है? 7 गुणसूत्र। हम केवल मटर की बात कर रहे हैं, ये भी आपको समझना है। इसलिए यहाँ पर कोई कोशिका बोली नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पर हम n और 2n की बात कर लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छे। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन से जो संरचना बनेगी उसका नाम परागकण या लघु बीजाणु होगा, और चूंकि वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनती है इसलिए गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, जैसे कि हमने एग्जांपल में मटर के लिए ले लिया है। और कितनी बनेगी? 4 कोशिकाएं बनेगी एक कोशिका से। अगर सपोज करो इनकी संख्या 50 है, कितनी है? 50, तो 100% यहाँ संख्या जो आएगी वो 200 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 200। तो यहाँ से बोर्ड में कभी कभी इंटर में तो सवाल ये भी बन जाते हैं कि अगर पराग मात्र कोशिकाओं की संख्या 300 है तो बताओ परागकण कितने होंगे? तो आंसर आ जाएगा 1200। और कभी कभी आ जाता है कि एक परागकोश में परागकण बनते हैं 1000। मान लीजिए 1000 के कितने परागकण बनते हैं? 1000। तो बता दीजिए पराग मात्र कोशिकाओं के नंबर कितने होंगे? तो जब कोशिकाओं के नंबर पूछे जाए तो 4 से भाग कर दीजिए, और जब परागकण के नंबर पूछे जाए तो 4 से गुणा कर दीजिए। बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है ना। तो चलो आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। अच्छा, जब परागकण परिपक्व हो जाएंगे और ये परागकोश फटेगा तो जाहिर सी बात है परागकण मुक्त हो जाएंगे। जब परागकण मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त होंगे तो कहीं तो इनका देखो, अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका कोई उद्देश्य भी होगा। जैसे आप अपना ही ले लो तो कोई तो उद्देश्य है लाइफ का ना, तो वही हाल इनका भी है। अगर ये परागकण बने हैं तो इनका कोई तो उद्देश्य है ना। तो उद्देश्य इनका बहुत सिंपल है कि ये जनन क्रिया में भाग लेने के लिए, कहने निषेचन क्रिया में भाग लेने के लिए फीमेल पार्ट के, जिसका नाम जायांग है, उसके वर्तिकाग्र पर जाएंगे। और वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो जाने की क्रिया का कोई भी नाम होगा। तो जाने की जो क्रिया का नाम है उसे बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण, जिसे आप इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के यहाँ पर 2 टाइप हो जाते हैं। अगर ये मैकेनिज्म उसी पुष्प या उसी पौधे पर हो जाए तो स्वपरागण यानी ऑटो पॉलिनेशन हो गया। और अगर ये क्रिया एक पौधे से दूसरे पौधे पर होती है तो इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब परपरागण। क्या बोलते हैं? परपरागण। ऑटो पॉलिनेशन में किसी भी प्रकार के माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया में कोई ना कोई बीच में मीडिएटर जरूर होता है। यानी यहां से चीजों को वहां तक ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडिएटर काम करता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो वो जल परागण, वायु परागण, तो जब परागण पूछा जाता है तब हम ये बात में चर्चा करते हैं। पर यहाँ भी ये सवाल है ही नहीं। यहाँ तो केवल और केवल कौन सी कहानी है? निषेचन की। तो निषेचन ही से पढ़ लेते हैं ना। अब मान लिया हमने कि परागकण यहां से उड़ा और यहां पहुंच गया, पहुंचने की क्रिया का नाम परागण। अच्छा, परागण होगा देन उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये परागण बताना बहुत जरूरी था, देन आप निषेचन को समझ सकते हैं। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा और क्लियर बना लेते हैं ताकि ये चीजें और अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो चलो देखते हैं।
ठीक है, बस काफी है। ये जो आप गेंद जैसा उभरा हुआ फुटबॉल जैसा भाग देख पा रहे हैं, ये इसकी ओवरी है। ओवरी के अंदर बीजांड नाम की संरचना पाई जाती है। किसके नाम की? बीजांड नाम की। कुछ ऐसे बनी होती है, कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, पर आपने अपनी क्लासों में इसको आराम से पढ़ा होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा, है ना? तो बहुत अच्छी ना बने तो कोई ज्यादा माइंड मत करना यार। ये इसका संवहन ऊतक है जो इसको पोषण प्रदान करेगा, जो हमने येलो कलर से बनाया बाद में। ये इसके अंदर एक अंडे जैसी संरचना है जिसका नाम है भ्रूण कोश, इम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और इस इम्ब्रियो सैक में ये जो हिस्सा है ये बीजांड द्वार कहलाता है और ये वाला हिस्सा निभाग कहलाता है। तो 3 कोशिकाएं इधर रहती हैं और 3 ही कोशिकाएं ऊपर रहती हैं, ठीक? और सेंट्रल पे एक कोशिका ऐसे रहती है, ठीक है, जो कि द्विगुणित केंद्रक वाली होती है, मतलब 2n नंबर वाली होती है। इस सेंटर वाली कोशिका को छोड़ करके बाकी की सारी कोशिकाएं अगुणित टर्म में होती, मतलब गुणसूत्रों के नंबर उनमें आधे रहते हैं। और जो मिडिल में कोशिका रहती है जिसे आप द्विगुणित केंद्रक या द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक बोल देते हैं, वो द्विगुणित केंद्रक के साथ रहती है, मतलब डबल गुणसूत्रों के साथ रहती है। ये बात भी याद रखनी पड़ती है, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब इसे इरेज करते हैं और फिर इधर नाम लिख करके आपको पूरा समझा देते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं। ये वाला हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र, जो कि तुम्हें अच्छे से याद होगा। ये वाला जो मोटा पाइप जैसा आप भाग देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं वर्तिका। स्टाइल स्टिग्मा, ये जो आप फूला सा भाग देख पा रहे हैं इसको कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये जो हमने बनाया ऐसे बैडमिंटन टाइप, इसको बोलते हैं बीजांड, ओव्यूल, या आप इसे गुरु बीजांडधानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? बीजांड। बीजांड के अंदर जो अंडे जैसी आप संरचना देख पा रहे हैं ये वाली, इसका नाम है भ्रूण कोश। नाम थोड़ा ध्यान से देखना, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में तुम ध्यान से देखो तो पहले तो कुछ बीजांड के नाम लिख लेते हैं ताकि नाम क्लियर हो जाए। ये जो ओपन वाला भाग देख पा रहे हैं इसको बीजांड द्वार बोलते हैं और बीजांड द्वार का जो अपोजिट ये वाला हिस्सा रहता है इसे निभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निभाग। हम सारे नाम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को कोई खास जरूरत नहीं है। ये बीजांडासन है और बीजांडासन से जहां से बीजांड जुड़ा रहता है इसको हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, बस इतने नाम पर्याप्त है। अब मेन नाम है अंदर। अब जो बीजांड द्वार की तरफ ध्यान से तो 3 कोशिकाएं हैं। बीजांड द्वार की तरफ कितनी कोशिकाएं हैं? 3, है ना? तो इनको थोड़ा साइड में ले लेते हैं ऐसे। तो ये जो नीचे वाली है वो है सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिका? सहायक कोशिकाएं। और ऊपर इसमें जो एक कोशिका है वो अंड कोशिका है। अंड कोशिका के नंबर 1 होते हैं, मतलब 1 संख्या होती है, और सहायक कोशिका की संख्या 2 होती है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक नाम से जाना जाता है जिसे अंड उपकरण या अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। अंड उपकरण बोल लो चाहे अंड समुच्चय बोल लो, एक अपेक्टस बोलते हैं। ठीक है, जो निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती है इनका एक ही नाम होता है सभी का, एंटीपोडल सेल। हिंदी में आप इन्हें प्रतिमुख कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुख कोशिकाएं। क्लियर हो गया? नहीं? अब बीच में जो कोशिका है ये बहुत, इनकी संख्या कितनी है तो इसकी संख्या ब्रैकेट में लिख देते हैं 3। ठीक है, और ये जो आप सेंटर पे कोशिका देख पा रहे हैं जो हमने ऐसे डबल वाली बनाई है ये काम की बहुत है। इसका नाम है द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक भी बोल देते हैं। यहां सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इसकी संख्या तो 1 है पर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। बाकी इन सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कॉमन है और वो कितनी है? n। n का मतलब होता है आधे गुणसूत्र, 2n का मतलब है n से दुगना गुणसूत्र। अगर बात करें मटर की तो मटर में n का मतलब हो गया 7 और 2n का मतलब हो गया 14। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। ये तो होगी इसकी कहानी डायग्राम की। अब बहुत ध्यान से समझना। अभी जो हमने आपको परागण पीछे बताया था, यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम बना करके परागकों से परागकण यहाँ निकल के पहुंचेंगे तो पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो बहुत सारे परागकण यहाँ पे दिखा लेते हैं, है ना? देन निषेचन को समझते हैं। याद रखना है परागकण तब तक
अंकुरित नहीं होता है जब तक वो वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच जाता है, यानी जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा देन ही अपना अंकुरण करेगा, उसके पहले वो अंकुरित नहीं होता है। ठीक है, सेम वैसा ही प्रोसीडर है जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म तो वजाइना के थ्रू फीमेल में बहुत सारे पहुंच जाते हैं, पर निषेचन में कितना भाग लेता है? एक। सेम वही रूल यहां भी है, यहां परागकण तो ढेर सारे पहुंच जाएंगे, पर इस अंड कोशिका और ध्रुवी केंद्रक से निषेचित होने के लिए केवल एक ही पहुंचेगा परिपक्व होकर के। तो जो ज्यादा पावरफुल रहा होगा वही तो पहुंचने वाला है। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक। अगर आपने परागकण के कभी डायग्राम पढ़ा हो तो छोटा सा बना देते हैं यहां पर, यहां देख लीजिए आकर के, क्योंकि परागकण का डायग्राम पूछा नहीं जा रहा, पर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। कुछ ऐसे होता है, बस इतना सा है ना। ये वाला जो येलो कलर से हमने मोटा मोटा पार्ट बनाई है, इसका बाह्य आवरण होता है। ये खास पदार्थ से बना होता है जिसका नाम ये होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम होता है? स्पोरोपोलेनिन, जो इस परागण की तब तक सुरक्षा करता है जब तक अरे कुछ लाइफ, जो लाइफ इसकी होती है उस लाइफ तक इसकी सुरक्षा करता है, जैसे बाहर के वातावरण से, है ना, ताकि इसका जो अंदर का जीवद्रव्य वगैरह वो जल्दी से खराब ना हो। अच्छा, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं जो थोड़े से हमने पतले गैप रखे हैं, ये बना रहता है पेक्टासिलोज का, पेक्टासिलोज का, और ये बनाता है बाह्य आवरण, या सॉरी बाह्य अंतःचोल। क्या बनाता है? अंतःचोल। ये बनाता है बाह्य चोल, ये बनाता है अंतःचोल। जो अंतःचोल वाला पार्ट है, इसी से इसका तो जीवद्रव्य बाहर निकलेगा, यानी इसका जो केंद्रक है अंदर वो इसी से तो बाहर निकलेगा, पेक्टासिलोज वाले पार्ट, क्योंकि ये कमजोर होता है, ये बहुत मजबूत रहता है, तो इसको तोड़कर बाहर आना मुश्किल है। तो पेक्टासिलोज को तोड़ करके बाहर निकलेगा। जो नलिका बाहर निकलती है इसके लिए एक नाम रखा जाता है पराग नलिका। क्या नाम रखते हैं? पराग नलिका। और इस पराग नलिका का खोजकर्ता भी है और पूछा भी जाता है, तो इसका नाम याद रखना भी है, जीबी एमिसी। ये आपको नंबर दिलाएगा। पराग नलिका की खोज किसने की थी? तो जीबी एमिसी ने की थी, और जिस पौधे से की थी उसका नाम पोर्टलाका ओलिरेसिया था। तो कक्षा 10 में पौधा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर ये याद रखना कि पराग नलिका की खोज किसने की थी? एमिसी ने की थी। दूसरा सवाल ये, पराग नलिका परागकण के किस भाग से निकलती है? तो अंतःचोल से। किससे निकलती? अंतःचोल से, क्योंकि अंतःचोल जो चोल होती है वो पेक्टासिलोज से बनी होती है, जो कि कमजोर पदार्थ है। बात समझ में आ गई ना? ठीक, अब समझना ध्यान से। अब यहां पर जो परागकण अंकुरित होंगे तो बहुत सारे परागकण विकसित होंगे, पर क्या सब यहां तक पहुंचेंगे? सब तो नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब कुछ ही तो पहुंचेंगे। तो चलो किसी एक को विकसित कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला हमने विकसित किया, और ये जब विकसित होगा तो इसकी थोड़ी सी कहानी और समझ लीजिए, वो वापस आकर के। यहाँ एक्चुअली में इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा केंद्रक होता है उसके लिए अपने पास नाम होता है जनन केंद्रक, जो बड़ा केंद्रक होता है उसको बोलते हैं नलिका केंद्रक। क्या बोलते हैं? नलिका केंद्रक। एक छोटा केंद्रक जिसे जनन बोलते हैं, बड़ा उसे नलिका केंद्रक बोलते हैं। होता ये है कि इसका जो इसके दो केंद्रक हैं वो इसके जीवद्रव्य के साथ पराग नलिका से होते हुए यहां तक पहुंचेंगे, पर बीच रास्ते में कुछ होता है। क्या होता है? इसमें जो केंद्रक चले थे, एक जनन केंद्रक और एक नलिका केंद्रक, तो बीच रास्ते में ही या कह लें यहां पहुंचने से पहले नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है, नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है, और जो शेष बच गया जनन केंद्रक। अब जनन केंद्रक में होगा समसूत्री विभाजन। मान लेते ये था इसका नलिका केंद्रक। कौन सा केंद्रक? नलिका केंद्रक। और इस ये जो पाइप जैसी संरचना निकली इसी का नाम है पराग नलिका। क्या नाम है? पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका के अंदर एक बड़ा केंद्रक है जिसका नाम नलिका केंद्रक है, जो एक्चुअल में ग्रोथ करवाता है किसकी? जनन केंद्रक की। ठीक है, तो अब जनन केंद्रक में होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। जनन केंद्रक में कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन का रूल ये है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी और गुणसूत्रों के नंबर वही रहेंगे। अब चूंकि जनन केंद्रक था तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या n थी। n का मतलब आधे गुणसूत्र थे। क्लियर हो गया ना? ये युग्मक था ना, ये युग्मक था। अब इसमें हो गया समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है इसमें दो बनेंगे, तो कैसे बोले? नर युग्मक और दूसरा भी नर युग्मक। ठीक है ना? अब चूंकि समसूत्री विभाजन द्वारा बने तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या n होगी और उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या n होगी। मतलब जनन केंद्रक ऑलरेडी अगुणित था और इस जनन केंद्रक में हुआ समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बन जाते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगी जो जनन केंद्रक में थी। तो इसमें भी n थी, उन दोनों में भी n हो गई। क्लियर हो गया नहीं? ठीक। अब ये अंदर पहुंचेगा किसके पास?
भ्रूण कोश में। कहां पहुंचेगा? भ्रूण कोश में। अब तुम खुद सोचो, भ्रूण कोश में जाने का कोई तो रास्ता होगा, बिल्कुल रास्ते हैं। कितने रास्ते होते हैं यहाँ पर? 3। एक तो बीजांड द्वार का रास्ता होता है, एक तो निभाग का रास्ता होता है, अगला ये वाली बीज भित्ति से भी जा सकता है, जिसको बीजांड काय बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मोस्टली 90% आवृतबीजी पौधों में या पुष्पी पौधों में जो पराग नलिका है वो एंट्री करती है बीजांड द्वार से। कहां से एंट्री करती है? बीजांड द्वार से। बात समझ में आ गई ना? अब जब बीजांड द्वार से एंटर कर गया, देखो एंट्री कहीं से भी हो, निषेचन ही होगा, चाहे वो निभाग से हो, चाहे बीजांड द्वार से हो, चाहे बीजांडकाय से हो, काम सेम होता है। क्लियर हो गया ना ये? ठीक, तो एंट्री करेगा अंदर, तो अंदर भ्रूण कोश में जाकर के कितने केंद्रक रिलीज कर देगा? अंदर केंद्रक रिलीज करेगा 2। कितने केंद्रक रिलीज करेगा? 2, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n रहेगी, है ना? तो इस कहानी को थोड़ा सा और डिटेल करने के लिए बड़ी यहां पर भ्रूण कोश की संरचना बना लेते हैं, है ना? यहां भ्रूण कोश की हमने बड़ी संरचना बना ली, जिसमें ये वाला हिस्सा चूंकि नीचे है तो इसने इसको बना लिया बीजांड द्वार वाला, जिसमें ये वाला एक कोशिका है अंडकोश का, बीच में हमने एक सेल बना ली है जिसका नाम है द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, और ये 3 कोशिकाएं हैं निभाग की तरफ जिनका नाम है प्रतिमुख कोशिकाएं। क्लियर हो गए ने? पराग नलिका ने यहां से घूम करके यहां एंट्री यू ली है ना? तो अंदर कितने केंद्रक रिलीज करेगी? अंदर केंद्रक रिलीज करेगी 2। ये वाले जो हमने 2 बनाए, ये 2 नरयुग्मक है। अब ये 2 नरयुग्मक 2 बार निषेचन करेंगे, एक बार अंडकोशिका से, एक बार अंडकोशिका से। नरयुग्मक में भी कितने गुणसूत्र हैं? n। अंडकोशिका में भी कितने गुणसूत्र हैं? n, है ना? तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? 2n। और 2n जो बनाएंगे इसका नाम भी तो कुछ रखा जाएगा, भ्रूण। क्या रखा जाएगा? भ्रूण। यानी जो 2n संरचना बनेगी इसका नाम होगा भ्रूण। हालांकि अविकसित अवस्था में इसका नाम रखते हैं जाइगोट। क्या रखते हैं? जाइगोट। और जाइगोट कुछ हफ्तों में विकसित होकर के किसका निर्माण कर देता है? भ्रूण का। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब ये वाला जो नरयुग्मक है वो निषेचित करेगा इससे, है ना? और इसका नाम क्या है? ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n। इसमें 2n है और ये ऑलरेडी n है, तो बताओ इसमें आप कितने बनेंगे? 3n। क्या बनेंगे? 3n। इस 3n संरचना का नाम बोलो, क्या होगा? भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष। क्लियर हो गया नहीं? तो एक नरयुग्मक निषेचन में भाग लेता है किसके साथ? अंडकोशिका के साथ। दूसरा नरयुग्मक निषेचन में भाग लेता है द्वितीय केंद्रक के साथ। जो द्वितीय केंद्रक के साथ भाग लेता है वो भ्रूणपोष बनाता है, और भ्रूणपोष बनने की क्रिया कहलाती है त्रिसंलयन। क्या कहलाती है? त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कह सकते हैं आप। और ये वाला दूसरा नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ निषेचित होकर के या मिल करके बनाता क्या है? जाइगोट या भ्रूण भी कह सकते हो सीधा सीधा, जो होता कैसा है? द्विगुणित। कैसा होता है? द्विगुणित। ये कैसा होता है? त्रिगुणित। और ये क्रिया कहलाती है संयुग्मन। क्या कहलाती है? संयुग्मन। तो संयुग्मन प्लस त्रिसंलयन कॉल्ड द्विनिषेचन, है ना? तो चलो यहां पे लिख देते हैं, इसका मिलना क्या कहलाता है? संयुग्मन, प्लस इसका मिलना क्या कहलाता है? त्रिसंलयन। क्या कहलाता है? त्रिसंलयन। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से पता है क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। और इस निषेचन का खोजकर्ता पता है कौन है? नवाश्चिन। ये भी नंबर दिलाएगा आपको, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवाश्चिन। क्लियर हो गया ना ये? ठीक। तो नवाश्चिन एक वैज्ञानिक नाम है जिसने पुष्पी पौधों या कह ले आवृतबीजी पौधों में कौन से निषेचन की खोज की? द्विनिषेचन। अब अगर एक सवाल और टफ बनता है कि द्विनिषेचन क्रिया में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो दिमाग गिन लो एक बार। 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक और इसमें 2 केंद्रक है, तो टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5। कितने भाग लेते हैं? 5। यानी द्विनिषेचन की क्रिया में टोटल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। उन 5 केंद्रकों में से 2 केंद्रक भाग लेते हैं संयुग्मन की क्रिया में, और त्रिसंलयन में 3 केंद्रक भाग लेते हैं। तो संयुग्मन में 2, त्रिसंलयन में 3, तो टोटल कितने भाग लेते हैं? 5। ये क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। और आवृतबीजी पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें निषेचन की क्रिया होती है 2 बार। बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। ये कहानी थी टोटल निषेचन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका अथवा वाला। और इसका अथवा वाला, सॉरी अथवा नहीं, क्वेश्चन नंबर अब 13 की बात करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, जो अपने सिलेबस में अब नहीं है। तो वन संरक्षण पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें जो 6 नंबर में है। एक क्वेश्चन उसमें कह रहा है नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
अगला कह रहा है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। मतलब अथवा में एक तो आप चाहो तो वृक्क बना सकते हो, सॉरी वृक्क नहीं, वृक्काणु बनाना जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, या उसका अथवा वाला कर सकते हैं जिसे आप पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में पोषण समझाना है आपको, तो हम दोनों करके दिखा देते हैं आपको, दोनों ही समझ लेना है आपको। ठीक, थोड़ा जल्दी करते हैं जितना हो सकता है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और इनकी ओरिजिनल पिक्चर आपको बोर्ड पर दिखा दी जाएगी और बाकी हम आपको डायग्राम बना करके दिखा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 सिलेबस में नहीं तो हमने छोड़ दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में जो पहला टॉपिक है वो वृक्काणु है। ठीक है, वृक्काणु एक्चुअल में क्या है, तो सिंपली बोले तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसी का नाम क्या है, वृक्काणु, जिसे आप इंग्लिश में नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नेफ्रॉन के नाम से। और नेफ्रॉन तो पेपर में पूछा जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 10 के लेवल से, है ना। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, उल्टा सीधा जैसा बना पाते हैं जल्दी से। ये थोड़ी मोटी पाइप है, इसमें ब्लड की नलिका एंटर करती है और ये इसको चारों तरफ से लपेटते हुए ऐसे चलती रहती है, कुछ ऐसे करके। ये ऐसा जाल जैसा बना लेता है। ठीक है, जो यहां पर एंटर करती है उसके लिए नाम रखा जाता है अभिवाही धमनी, और यहां से जो फिल्ट्रेशन के बाद निकलती है उसको बोलते हैं अपवाही। थोड़ा नाम पे ध्यान देना। ठीक, आप ये जो कप जैसा भाग देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, सॉरी बॉमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बॉमेन संपुट। यहां पर जो आप कोशिकाओं का गुच्छा जैसा आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, या हिंदी में बोलते हैं कोशिका या केशिका गुच्छ। तो इंग्लिश वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं इसे? ग्लोमेरुलस। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। हिंदी में केशिका गुच्छ बोल देते हैं। ये जो संरचनाएं बनी वो सब रुधिर की नलिकाएं हैं। ठीक है, ये वाला जो आप यू जैसा भाग देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा इतना सा एरिया, ये वाला, इसको बोलते हैं हेनले का लूप, या लूप आप हेनले बोल सकते हैं, हेनले का लूप। और इस हेनले के लूप में दो पार्ट रहते हैं, एक तो डिसेंडिंग पार्ट और दूसरा असेंडिंग पार्ट। तो ये वाला भाग रहता है अवरोही। कौन सा? अवरोही, के नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये चूंकि यहां से ऊपर उठ रहा है तो इसको बोलते हैं आरोही। ये ऊपर की तरफ उठ रहा है यानी बढ़ रहा है। ठीक है ना। ये वाली आप जो जिगजैग नलिका देख पा रहे हैं, ये चूंकि इसके निकट है यानी बॉमेन संपुट के करीब है, इसलिए इसके लिए नाम होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये वाली चूंकि दूर है पाइप, इसलिए इसका नाम रखते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, शॉर्टकट में अगर बोले तो इसको डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और इसे बोलते हैं पीसीटी, है ना।
प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, या प्रॉक्सिमल बोल देते हैं, समीपस्थ को प्रॉक्सिमल बोलते हैं। आगे क्या होता है, ये वाली जो पाइप देख पा रहे हैं आप, चूंकि ये बहुत संख्या में ज्यादा है, समथिंग 10 से 12 लाख, एक किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 10 से 12 लाख, ठीक है। तो ये है, चूंकि एक नलिका दूसरी वृक्काणु से जुड़ी रहती है, ये इसकी संग्रह नलिका, क्या नाम है इसका, संग्रह नलिका, और एक मोटी सी पाइप बन जाती है इससे ना, और यही सब बूंद बूंद के हिसाब से यूरिन का निर्माण कर देती है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म, थोड़े से काम समझ लेते हैं। अच्छा, किडनी का काम तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड को फिल्टर करना होता है, ब्लड को फिल्टर करना, फिल्टर करके उससे जो उत्सर्जी पदार्थ है उन्हें निकाल करके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालना होता है, बाकी के पदार्थों को रिटर्न ब्लड में डालना होता है, यही तो काम है इसका। तो ये वाली जो कोशिका सब देख रहे हैं, ये सब यही काम कर रही है। क्या क्या है तो सुनना ध्यान से। अविवाही धमनी क्या करती है, बॉमन संपुट में एक छोटे से मुंह के पास आ करके सारे ब्लड को यहाँ पर छान देती है, यानी फिल्टर कर देती है, और ये छानने की क्रिया कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहलाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, विसरण द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। और विसरण क्रिया में आपने पढ़ा होगा, अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता वाले अणु की ओर गति करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर छानना तो चाहिए केवल उत्सर्जी पदार्थों को, या ये कह ले जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, केवल उन्हीं पदार्थों को यहां पर फिल्टर करना चाहिए। पर होता क्या है कि उनको फिल्टर करते हुए कुछ आवश्यक पदार्थों का भी यहां पर फिल्टर हो जाता है। तो उन पदार्थों को वापस, चूंकि हमें फिर से चाहिए, क्योंकि वो जो छानने नहीं चाहिए थे वो भी छन गए, तो उन्हें वापस भी चाहिए होता है। तो ये जो जितने भाग हैं, जैसे कि पीसीटी है, डीसीटी है, इन भागों में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग चीजों के लिए चयनात्मक पुनर्अवशोषण का काम करते हैं। यानी कोई भाग विटामिन, खनिज और ग्लूकोज के लिए अवशोषण का काम करेगा, कोई प्रोटीन के लिए अवशोषण का काम करेगा, सब अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। क्लियर हो गया ना। जहां से जिस भाग का अवशोषण किया जाता है उसे बोलते हैं चयनात्मक पुनर्अवशोषण, या वर्णात्मक भी पुनर्अवशोषण बोल दिया जाता है। सब कुछ यहाँ छनने के बाद ज्यादातर जो पुनर्अवशोषण का काम है वो पीसीटी में ही किया जाता है। बस कुछ पदार्थ जो बचेंगे, सोडियम आयन वगैरह, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि वो भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनका बस पुनर्अवशोषण कौन से भाग में किया जाता है, डीसीटी वाले भाग में किया जाता है। अब यहां से जो ब्लड जाएगा फिल्टर होने के बाद पूरी तरह से, जो यूरिन में कन्वर्ट हो चुका है, वो पूरी तरह से अब शरीर से बाहर निकलने योग्य है। कभी कभी जब किडनी सही से काम नहीं करती है, देन क्या होता है कि जब ये फिल्ट्रेशन या पुनर्अवशोषण का काम बिल्कुल विधिवत नहीं चलता है, देन जो आवश्यक पदार्थ हैं जिन्हें वापस शरीर में भेजना चाहिए था उन्हें भेज नहीं पाते हैं, जो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलने लगते हैं, है ना। ऐसे रोगों की दशा में उसे मिलेटिस नाम दिया जाता है। मिलेटिस है, इंसिपिडिस है, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। पर यहाँ उतनी डिमांड नहीं है क्या क्या बताया जाए, है ना। तो यहाँ से डिमांड इतनी थी कि इसका डायग्राम बना दीजिएगा और इसके बारे में सारा कुछ लिख दीजिएगा। बात क्लियर हो गई ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखना मत भूलना, और चयनात्मक पुनर्अवशोषण लिखना मत भूलना। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अटैच वृक्काणु है जो इधर पीछे की तरफ लगी है, लाखों की संख्या में, चूंकि इनके नंबर बहुत ज्यादा है, और वो जोड़ करके बड़ी मोटी नलिका बनाएंगे, और उस नलिका के द्वारा या किडनी के द्वारा उसको यूरिन ब्लैडर में छोड़ा जाएगा, और यूरिन ब्लैडर में यूरिन को इकट्ठा किया जाएगा, जो कि 3-4 घंटे के अप्रॉक्स में शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, ठीक है। पूरे दिन में यूरिन कम से कम 1.5 लीटर के हिसाब से फिल्टर होता है, यानी अपनी बॉडी में पूरे दिन में लगभग 1.5 लीटर ब्लड जो यूरिन होता है वो का निर्माण होता है, यानी पूरे दिन में हमारे शरीर में लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये मैकेनिज्म कौन से अंग में हो रही है, किडनी, जिसे वृक्क या गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। संख्या 1 जोड़ी होती है और उनमें इनकी संख्या 10 से 12 लाख है। कोई डाउट तो नहीं, बहुत बढ़िया। इनका ओरिजिनल इमेज आपको यहाँ पर लगा करके दिखा दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक। तो चलो इसे रेस करते हैं और बात करते हैं इसके अथवा की। और अथवा में पूछा गया है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो कोशिश करते हैं उसका भी डायग्राम जल्दी से बनाने की, उल्टा सीधा जैसा भी बन पाता है। बाकी की उसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझा देते हैं, और उसका भी ओरिजिनल डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। ये गेरा का अथवा है और इसमें भी डायग्राम है, और ये भी 6 नंबर का था। यानी आप चाहो तो आहार नाल बनाओ और चाहे तो ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट बनाओ, मतलब लूप आप खेलने वगैरह का डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो चलो इसे देखते हैं।
बहुत अच्छा तो नहीं बना पाते हैं, बन गया भाई। दिल में उठा ठीक, बन गया उल्टा सीधा। आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करिए और अच्छा करने की, है ना। हम यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा आपको जरूर बताने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, ये इसकी छोटी आंत है, ये वाला जो हमने सेक्शन ऐसे बनाया हुआ है ये इसकी बड़ी आंत है। थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा जिग-जैग करके यहाँ पे ले आइएगा। ये 6.5 मीटर लंबी है, छोटी आंत, बहुत जिग-जैग होकर के इसमें पड़ी रहती है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस सभी को होगा। क्योंकि 6 मीटर है, तुम्हारी खुद की लंबाई 1.5 मीटर के आसपास है, तो समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा कुंडलित होगी, है ना। ठीक, ये यहाँ पे खुलती है। चलिए अब इधर बात कर ले, तो ये चूंकि इसका सी वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, सी जैसा है कुछ ABCD वाले, यहां से लगी रहती है एक ग्रंथि, इसका नाम है अग्न्याशय। पत्ती जैसी संरचना या मछली जैसी संरचना कह सकते हैं। इधर साइड में, राइट साइड में, ये लेफ्ट वाला साइड है, डायग्राम ऐसे बनता है, ये हमेशा याद रखना। कुछ ऐसा कैप जैसा। ठीक, ये इसका लीवर है। बस नाम डायग्राम में इतना ही। इसका अच्छा डायग्राम आपको यहां देखने को मिलेगा, बाकी का डायग्राम के नाम लिख देते हैं। ये इसका मुख या मुख गुहा कह सकते हैं, बकल कैविटी। ये छोटा सा भाग ग्रसनी कहलाता है, और ये थोड़ा सा बड़ा भाग ग्रास नली कहलाता है। ये पॉकेट शेप्ड भाग अमाशय कहलाता है, और ये पत्ती जैसा भाग अग्न्याशय कहलाता है। ये कैप जैसा भाग यकृत कहलाता है, और ये जो आप अंदर ये वाला पूरा भाग देख पा रहे हैं, ये छोटी आंत है। ये वाला भाग बड़ी आंत है ना। तो इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, तो हम बताएं ये नाम ना लिख करके सारे भाग ही लिख देते हैं। तो छोटी आंत का ये वाला जो सी वाला भाग है, इसका नाम ग्रैडी है। ये वाला जो भाग है वो मध्यांत है, यानी मध्य आंत कह सकते हैं आप। हाथ भी ठंडा है तो लिखते भी नहीं बनना। ये वाला भाग शेषांत है, यानी जहां पर ये वाली आंत खत्म होती है। ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो आप इसके सराउंडिंग भाग देख पा रहे हैं, इसे बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जैसे इसके भी 3 भाग हैं, ग्रैडी, मध्यांत, शेषांत, तो वैसे भी इसके 3 भाग हैं। ये वाला जो आप भाग देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कोलन। ठीक है, जहां पर शेषांत खुलता है इसको बोलते हैं सीकम। सीकम वाला नाम बोर्ड पे लिख रहा है आपको, बहुत अच्छे। ये वाला भाग क्या कहलाता है? सीकम। और सीकम के ठीक आगे ये वाला जो भाग है, ये कहलाता है क्रम रूप परिशेषिका, है ना। ये नाम लिखना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये एक अवशेषी अंग है। क्रम रूप
सेसिका या वर्मी फार्म अपेंडिक्स इसको बोला जाता है। ये वाला भाग है रेक्टम, ठीक है, जिसे हिंदी में आप मलाशय के नाम से जानते हैं, और ये इसका गुदा द्वारा है जहां से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? ठीक, तो इतने मोटे मोटे नाम हो गए, बस इसी में पूरी कहानी समझ लेते हैं। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पोषण, क्या पढ़ रहे हैं? पोषण। तो पोषण किसी भी जंतु का हो वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से? तो हम एक एक करके सारे स्टेप लिखते हैं, फिर सभी स्टेप की पूरी पूरी कहानी समझ लेते हैं। एक होता है अंतर्ग्रहण। सबसे पहला देखो, ये क्रम से है तो इन्हें कम से कम आप लाइन से याद कर लीजिए ताकि हेडिंग आपके पास पर्याप्त रहे। पोषण का जो पहला पद है वो हमेशा अंतर्ग्रहण का होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब जो तुमने खाया है ना, अब खाने के बाद कौन सा मैकेनिज्म शुरू होता है बाबू? पाचन। पाचन के बाद का जो मैकेनिज्म होता है उसे नाम देते हैं अवशोषण। अवशोषण के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के होने के बाद समझो पाचन खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो बहिक्षेपण बोल देते हैं। हाथ एकदम कांप रहे हैं यार, लिखते नहीं बन रहा है। बहिक्षेपण। बस इन 5 हेडिंग के साथ पूरा पोषण समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक एक हेडिंग करके सबको अच्छे से निपटा लेते हैं। बस आप रिवीजन कर लेना अच्छे जबरदस्त अपनी फेयर वगैरह से। लिखने का काम वहां से, जितना आपके भेजे में भर सकते हैं वो यहाँ से हम भरते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पॉइंट है अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण क्या है? सिंपल समझो। अब चूंकि भोजन थाली के पास आएगा तो हम कोई शक्ति वाले तो है नहीं, तो मुंह खोलेंगे सब गटाक से अंदर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है कि हाथों से सबसे पहले रोटी चावल जो भी है उसको लेकर के मुंह तक ले जाना होगा। मुंह ले जाने के बाद टंग की सहायता से दांतों में इधर उधर भेज करके खूब अच्छे से चबाया पीसा जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? चबाने पीसने के बाद भोजन को निगला जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि रोटी भरा खा गए ऐसे, मतलब लील गए ऐसे, निगल गए ऐसे, कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, है ना। इसका मतलब भोजन को चबाना पीसना फिर निगलना, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? अंतर्ग्रहण। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई? ठीक। अब अंतर, जब तुमने कोई भोजन अंदर ग्रहण किया, अब शरीर एक्टिव हो गया। अब शरीर को पता हो गया कि अंदर कुछ आया तो इसको पाचन करना पड़ेगा, मतलब इसको अच्छी तरह से खपत करना पड़ेगा, ठोस ठोस के मारना पीटना पड़ेगा। ये बात समझ में ली, है ना। अब कौन सा मैकेनिज्म शुरू होता है? पाचन, जिसे आप इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन के लिए एंजाइम भाग लेते हैं। क्या कौन से भाग लेते हैं? एंजाइम। यानी भोजन के पाचन के काम में जो यौगिक भाग लेते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं, और एंजाइम बेसिक प्रोटीन के होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। आपने ऐसा पढ़ा भी होगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ठीक है। तो अंतर्ग्रहण की मैकेनिज्म के बाद कौन सा मैकेनिज्म शुरू होता है? पाचन। पाचन की क्रिया में अलग अलग एरिया में काम होते हैं, जैसे कुछ नाम चलो बताते चलते हैं। जैसे मुख गुहा की बात करें तो कहते हैं मुख गुहा में किसी भी पदार्थ का पाचन नहीं होता है, पर चूंकि मुख गुहा में लार पाया जाता है तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं, तो कोई तो पाचन करते होंगे। तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं टाइलिन और एमाइलेज। उम्मीद करते हैं नाम एकदम पके पकाए होंगे, खूब सुने होंगे तुमने, एमाइलेज और टाइलिन। तो टाइलिन तो बड़ा पॉपुलर नाम है। तो टाइलिन की मदद से जो हमने भोजन खाया है तो उस टाइलिन की मदद से किसका पाचन किया जाता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना है आपका, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। यानी जो तुमने भोजन लिया है मुख में किसका पाचन शुरू हो जाता है? तो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है टाइलिन की मदद से। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब बढ़ेगा जब भोजन आगे आगे, जब भोजन आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने में गति भी भाग लेती है, जो भोजन को खिसकाने में मदद कर रही है, यानी भोजन को आगे चलाने में मदद करती है। उस गति को बोलते हैं क्रमांकुचन गति। कौन सी गति? क्रमांकुचन गति। क्रमांकुचन गति सेम टू सेम वैसी ही है जैसे आपने कभी सर्प को शिकार करते जरूर देखा होगा। जब सर्प शिकार करता है तो देखते नहीं, भोजन आराम से जिगजैग करता हुआ पीछे की तरफ उसमें बढ़ता है। बात क्लियर होगी? क्योंकि वो चबाता तो है नहीं, वो सीधा सीधा निकल रहा होता है, उसी में इसका अवशोषण पाचन सब साथ में चल रहा होता है। बात क्लियर हो रही है? ठीक। तो उस गति को ही क्या कहते हैं? क्रमांकुचन गति कहते हैं। और इसमें 2 मार्ग हैं, ग्रसनी और ग्रासनली। इन दोनों में ही पाचन की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है। ये सिर्फ क्रमांकुचन गति द्वारा भोजन को इंसर्ट करते हैं। किसके भीतर? अमाशय के भीतर। किसके भीतर? स्टमच के भीतर। जैसे ही भोजन अमाशय में एंटर करता है, अमाशय में एंट्री लेने के बाद अब अमाशय की जो दीवार है उसके अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनके जो नंबर है वो बहुत सारे हैं,
लगभग कहते हैं 3.5 करोड़ के आसपास है। यानी जो अमाशय की ये वाली दीवार है वो चूंकि उंगलीनुमा प्रवर्धों से बनी रहती है, इन उंगलीनुमा प्रवर्धों के बीच में बहुत सारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो रिलीज कर देती है। जैसे हम भोजन यहाँ पहुंचेगा अमाशय की थैली में, यहाँ से एक एंजाइम रिलीज करेंगे, जैसे कि रेनिन हो गया एक एंजाइम, लाइपेज हो गया, एक एसिड भी रिलीज किया जाता है जो भोजन को सुरक्षित रखने का काम करता है, जिसे आप HCl के नाम से जानते हैं। क्योंकि अंदर कोई फ्रीजर तो लगा नहीं है कि आप खाना खा लेंगे तो अगले 3-4 घंटे भोजन एकदम सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे महाराज भोजन सड़ जाएगा, तो भोजन को सड़ने से बचाने के लिए अंदर एसिड भी रिलीज किया जाता है। बात समझ में आ गई ना? एसिड रिलीज किया जाता है, वो उसका सिर्फ यही काम है कि भोजन वगैरह में कोई बैक्टीरिया वगैरह जन्म ना लेने पाए, ताकि भोजन अंदर सुरक्षित रहे, आपको अनडाइज्ड ना हो, है ना, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब कुछ समझ में आ गया ना। तो जिस प्रकार अंदर की संरचनाएं हमारा मदद करती है, ठीक उसी प्रकार हमें बाहर से भी मदद करनी चाहिए शरीर की। अच्छा, जब अंदर बाहर की समस्याएं सब कुछ बराबर चलती तो इसी को तो समस्थापक कहते हो, होम्योस्टेसिस बोलते हो, और इसी के द्वारा तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। पर ये अंदर और बाहर का जो मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है उसी को तो हम रोग बोलते हैं, उसी को तो हम बीमारी बोलते हैं। क्लियर हो रहा नहीं? ठीक। तो यहाँ से रिलीज होता है जठर ग्रंथियों से जठर रस। उस जठर रस में बेसिक 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और लाइपेज। रेनिन और लाइपेज। रेनिन स्पेशली पाचन करता है दूध की प्रोटीन का। किसका पाचन? दूध की प्रोटीन का। और दूध की प्रोटीन नाम सुने होंगे सबने, केसीन। किसका पाचन? केसीन का। तो अमाशय में जब भोजन पहुंचेगा तो जठर रस निकलेगा, और जठर रस में जो रेनिन उपलब्ध है वो दूध की प्रोटीन का पाचन करेगा, जिसका नाम केसीन है, जिसको केसिनोजन में वगैरह पेप्टोजन वगैरह में तोड़ देता है। अब जो लाइपेज है वो लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका पाचन? वसा का। और जो HCl निकला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला है, वो भोजन का पाचन नहीं कर रहा है, वो भोजन जो अगले 3-4 घंटे के लिए रुकने वाला है उस भोजन को ऐसा कहें सुरक्षित कर रहा है, मतलब भोजन को जल्दी सड़ने नहीं देगा। बात क्लियर हो गई? ठीक। पूरा मैकेनिज्म यहाँ हाफ डन होता है, और इस हाफ डन भोजन को जब छोटी आंत में एंटर कराया जाता है तो हाफ डन भोजन का भी एक नाम रखा जाता है। साइंस की भाषा में उसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। याद रखना ये नाम, CHYME, काइम। अमाशय द्वारा जो अर्धपचा भोजन छोटी आंत में एंटर करता है उसको बोलते हैं काइम। इस काइम में अब प्रोसेस शुरू होता है इन ग्रंथियों का, जिसका नाम है अग्न्याशय और यकृत। तो यकृत के बारे में आपको सिंपल कहानी बता दें कि पाचन की क्रिया में यकृत का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी पाचक एंजाइम नहीं निकलता है जो भोजन का पाचन कर सके। ये थोड़ा बहुत केवल वसा का इमल्सीकरण में मदद करता है, वसा का पाचन करने में मदद करता है, जिसको पायसीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड जो किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा, जिसे आप जिगर के नाम से भी जानते हैं, कलेजी, कलेजा जो भी सब बोलते हैं इसी को। और यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, जिसका वजन 1.5 किलो है, जिसका कलर लगभग होता है चॉकलेटी रंग का। कोई कष्ट तो नहीं? बहुत अच्छे। सेकेंड लार्जेस्ट हमारी जो ग्रंथ है उसका नाम अग्न्याशय है। इसको मिश्रित ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट होते हैं, बहिस्रावी भी और अंतःस्रावी भी। चूंकि हम पाचन पढ़ रहे हैं तो हमें अंतःस्रावी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन नहीं चाहिए, यहाँ एंजाइम चाहिए। तो यहाँ से ढेर सारे एंजाइम निकलते हैं। इससे जो रस निकलता है उसको अग्न्याशयी रस बोलते हैं। इस लीवर से जो रस निकलता है उसे पित्त रस के नाम से जानते हैं, बाइल जूस। ठीक है ना? बाइल जूस डाइजेशन में भाग नहीं लेता है, ये केवल वसा का पाचन करता है। क्लियर हो गया ना ये? ठीक। अब अग्न्याशय से जो एंजाइम निकलेंगे वही लाइपेज वगैरह, लाइपेज है, पेप्सिन वगैरह है, ये सारे जो एंजाइम निकलेंगे वो इस काइम भोजन यानी जो अर्धपचा भोजन आया है अमाशय द्वारा उसके पाचन में मदद करते हैं। और यहां से ये रस आंतरीय रस कहलाता है। कौन सा रस? आंतरीय रस। क्योंकि संपूर्ण भोजन पाचन की क्रिया अगर कहीं होती है तो इन तीनों में होती है, जिसका नाम है छोटी आंत। कौन सा? छोटी आंत। तो अमाशय के बाद जो भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, उसका संपूर्ण पाचन छोटी आंत में कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो ढेर सारे एंजाइम है, इरेप्सिन है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, माल्टेज है, सब में एज लगा के पढ़ते जाइए, सब एंजाइमों के नाम बन जाते हैं। जैसे सुक्रेज है, सुक्रोज का पाचन करेगा, मल्टेज है, माल्टोज का पाचन करेगा, लैक्टेज है, लैक्टोज का पाचन करेगा। तो ये सब अलग अलग एंजाइम अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये कहानी हो गई सब सारी की सारी पाचन की। अगर बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत की में बाबू कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। इसमें केवल जो पाचन के बाद मल बनाया जाता है उसमें जो अतिरिक्त जल चला गया उस जल को बाहर खींच लिया जाता है, मतलब वापस शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब बात करते हैं अवशोषण की। अवशोषण में क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो पाचन क्रिया हमने क्यों की है? अच्छे पदार्थों को शरीर में लेने के लिए। हम भोजन क्यों खाते हैं? ऊर्जा के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ से अच्छे पदार्थों को
वापस खींचा जाएगा। किसमें? शरीर में। शरीर में खींचने के लिए इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे रसांकुर। क्या पाए जाते हैं? एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसका नाम है रसांकुर। रसांकुर का काम ही यही होता है कि जो हमने भोजन पाचित किया उस भोजन से ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, वसा जो कुछ भी आवश्यक है वो सब खींचा जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। उसके लिए मध्यांतर और शेषांतर वाली संरचना में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण को बढ़ा देते हैं, अवशोषण के तल को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छे पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो सके। ये तो कहानी हो गया अवशोषण की। अब बात करेंगे स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण का मतलब होता है यहाँ से जो पदार्थ खींचे गए हैं, अवशोषित किए गए रसांकुर की मदद से उन्हें शरीर में और शरीर के ब्लड में अच्छी तरह से मिलाना और उनके द्वारा जीवद्रव्य का निर्माण करना। जीवद्रव्य का निर्माण करना यानी हमारी वृद्धि करना, हमारे शरीर की जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करना और भविष्य के लिए जो अपना बॉडी है उसे तैयार करना, विकास करना, ब्रेन का विकास करना। ये सारी क्रियाएं किसके थ्रू होती है? स्वांगीकरण के थ्रू होती है। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। लास्ट हेडिंग बात कर लेते हैं जिसका नाम है बहिक्षेपण या मल विसर्जन कह देते हैं। मल विसर्जन की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ से भोजन जो खाया है, याद रखना आपने जो कुछ भी खाया है उस सभी का पाचन आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जरूर रहते हैं जिनका शरीर हमारा पाचन नहीं कर पाता है, या ये कह लें कि संपूर्ण पाचन नहीं हो पाता है। उस संपूर्ण पाचन नहीं हो पाए तो जाहिर सी बात है वो जो अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं वो एज अ निगेटिविटी काम करेंगे, मतलब एज अ पॉइजन काम कर सकते हैं। इसलिए उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक होता है टाइम टाइम पर, है ना। तो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाती है। और सिंपल अगर बोले तो जितने भी बहुकोश की उच्च श्रेणी के जीव हैं जिनमें आहार नाल पाई जाती है उनमें बहिक्षेपण की क्रिया के लिए कौन सा द्वार पाया जाता है? गुदा द्वार। क्लियर हो गया नहीं? और चूंकि अब हमेशा सब गुदा द्वार ओपन है नहीं कि केचुए की भांति फटाफट बाहर निकल रहा है, तो एकत्रित किया जाएगा। जो मल है उसे सॉइल एकत्रित किया जाएगा। एकत्रित करने के लिए थैली टाइप है जिसकी संरचना का नाम है रेक्टम, हिंदी में मलाशय बोलते हैं, यहाँ पर जहां पर मल को इकट्ठा किया जाता है। बात क्लियर होगी? थोड़े से डेटा कंफर्म कर लेते हैं लंबाई चौड़ाई वाले। तो ये टोटल जो आहार है उसकी लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर होती है, जिसमें ग्रसनी की लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर, ग्रासनली की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर, अमाशय की भी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर, छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर के आसपास होती है जिसमें 30 सेंटीमीटर ग्रेडी होती है, लगभग 2.5 मीटर ये और लगभग 3.5 मीटर ये। ठीक है ना? तो इतना कम से कम डेटा याद रख लीजिएगा। बड़ी आंत की बात करें तो ये केवल 1.5 मीटर लंबी होती है। बस नाम इसका बड़ी आंत इसलिए क्योंकि इसकी जो पाइप है वो मोटी होती है और छोटी आंत की पाइप पतली होती है। ऐसे समझ लो, छोटी आंत की पाइप टुल्लू वाली है और बड़ी आंत की पाइप समरसेबल वाली है। क्लियर हो गया नहीं? इसके भी 3 भाग होते हैं, कोलन, सीकम, रेक्टम। सीकम बड़ी आंत का वो भाग होता है जिसमें छोटी आंत का शेषांत्र खुलता है जिसे इलियम बोलते हैं। कोलन इसका यू टाइप वाला भाग होता है जिसे चूला टाइप भाग बोल देते हैं। इसके आगे नाम देख पा रहे होंगे, क्रमि रूप परिशेषिका, इंग्लिश में वर्मी फार्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये सवाल पेपर में बनता भी खूब है। ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? रिजिडियल ऑर्गन है। रिजिडियल ऑर्गन का मतलब होता है ये हमारे पूर्वजों में कभी ना कभी सक्रिय था पर आज पाया तो जाता है पर सक्रिय नहीं है। तो ये शरीर का अवशेषी अंग है और ये जब सक्रिय रहता था तो हम लोग सेलुलोज का पाचन कर पाते थे। किसका पाचन? सेलुलोज का। पर चूंकि अब ये हम लोगों में सक्रिय नहीं है इसलिए हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो एक सवाल और पहले बनता था क्लासों में कि जो खरगोश होता है वो चूंकि अपनी विष्ठा भी खा लेता है, विष्ठा मतलब जो उसकी पोट्टी होती है वो उसको भी भक्षण कर लेता है। ठीक है? तो सेलुलोज का भी वो पाचन कर जाता है। तो खरगोश सेलुलोज का पाचन कर लेता है क्योंकि उसमें क्रम रूप अवशेषिका नामक जो ऑर्गन है वो सक्रिय पाया जाता है, उसमें सेलुलोज नामक एंजाइम एक्टिव रहता है। हम लोगों में ऐसा एक्टिव नहीं है। उम्मीद करते हैं, कोशिश करिए हमने बेहतर से बेहतर बताने की आपको। आप सुनी हुई बातों को थोड़ा भेजे में रखिए और अपनी बुक और फिर जो भी आपको नोट्स कराए गए लिखाए गए हैं उनकी मदद लीजिए। आप यकीन करिए एकदम जबरदस्त सफल रहेंगे। ठीक है? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और कोशिश करें। देखो, हम आपसे यहाँ से कोई फीस चार्ज तो करते नहीं है, तो फीस चार्ज नहीं करते तो कम से कम कुछ तो जरूर ले रहे होंगे आपसे, है ना। तो वो सिर्फ ये है कि आप अपना सपोर्ट करिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, सभी चैनल को ज्वाइन करें ताकि अगले 1-2 सालों में यहाँ से बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और ज़बरदस्त एजुकेशन दी जाए, है ना। तो अभी तो हम सिर्फ अकेले हैं, वेट करिए। एक पूरा कभी प्रतिभा क्लासेस पर टीम काम करेगी, मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स काम करेंगे जो बेहतर एजुकेशन देंगे, है ना। अभी तो एक सेटअप है जिसकी तैयारी चल रही है भविष्य के लिए, है ना। तो आगामी भविष्य आपका भी बेहतर रहे और आप भी ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।